नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम आपको संज्ञा के बारे में पढ़ा रहे हैं। दोस्तों, पिछला क्लास हमारा वर्णमाला के बारे में था और हमको आशा है कि आपको वर्णमाला अच्छा लगा होगा। तो आइए फिर आज एक क्लास के साथ आपके सामने हम हाजिर हैं और हमें लाइक और सब्सक्राइब करिए दोस्तों, आपकी काफी कृपा और मेहरबानी होगी। आइए हम यहाँ पर देख रहे हैं संज्ञा। ठीक है दोस्तों, चैप्टर तो बहुत आसान है, लेकिन हम थोड़े थोड़े छोटे छोटे बेसिक चीजों पर गौर करेंगे दोस्तों, तभी हमारा एग्जाम हिंदी का जो भी एग्जाम होगा, चाहे एसआई में बैठिए, चाहे यूपीपी में बैठिए, चाहे एसएससी जीडी में बैठिए, चाहे लेखपाल हो, बीडीओ हो या अन्य कोई एग्जाम हो, आरओ हो, एआरओ हो, सारे एग्जामों के हिंदी चैप्टर आपके लिए आसान बनाने का हम प्रयास करेंगे दोस्तों। अब देखेंगे, यदि आपसे पूछा जाए संज्ञा कहते किसे हैं, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो यदि आपसे पूछा जाए संज्ञा का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो एक शब्दों में आप कहेंगे महानाम। अक्सर लोग कहते हैं कि नेम इज द नाउन, या कहते हैं कि किसी के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। गलत है दोस्तों, सरासर गलत है। किसी के नाम को संज्ञा नहीं कहते हैं, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, पदार्थ और समूह के नाम को ही बस संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए लाल रंग है, यह किसी रंग का नाम है लेकिन संज्ञा नहीं है। ठीक है, अच्छा, अच्छा किसी गुण का नाम है लेकिन संज्ञा नहीं है। तो इसी तरह से गौर करेंगे, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है महानाम दोस्तों। और एक बार और गौर करेंगे, यहां पर लिखा है नाम पद। नाम पद जैसे श्याम किसी व्यक्ति का नाम है, दिल्ली किसी शहर का नाम है, आम किसी फल का नाम है, मिठास किसी भाव का नाम है और गाय किसी जानवर का नाम है। तो ऐसे नाम को हम नाम पद बोलते हैं, संज्ञा नहीं बोलते हैं, नाम पद बोलते हैं। और संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? महानाम। अब आइए देखते हैं, संज्ञा के तीन भेद होते हैं। संज्ञा के तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। मूलतः संज्ञा के तीन ही भेद होते हैं दोस्तों। एक होता है व्यक्ति, व्यक्तियों का नाम, जैसे पर्वतों का नाम, नदियों का नाम, शहरों का नाम, देशों का नाम, आदमियों का नाम, लड़कों का नाम, लड़कियों का नाम आदि को हम व्यक्तिवाचक कहते हैं। और दूसरा जातिवाचक। अब जातिवाचक में जातियों का नाम, जातियों का नाम, फलों का नाम, फूलों का नाम, वस्तुओं का नाम। ठीक है, अर्थात प्रकृति द्वारा प्रदत्त जितनी भी प्राकृतिक चीज है, पर्वत, पर्वत, पठार, नदी, जंगल, जानवर, फूल, फल, पत्ती आदि के नाम, या घर में जितनी वस्तुएं उपयोग होती है, जैसे आपका फर्नीचर, जैसे मतलब मेज, टेबल, यूटेंसिल जैसे बर्तन। ठीक है, दरवाजा, चारपाई, घर, मकान, चादर, बेड आदि के भी नाम को हम जातिवाचक कहते हैं। और भाववाचक, भाववाचक में भी हम बताएंगे किसी वस्तु के अंदर का जो गुण होता है, जैसे मीठा, मीठा के अंदर क्या होता है? मिठास। मरचा के अंदर क्या होता है? तीखापन। ठीक है, खटाई के अंदर क्या होता है? खट्टापन। अच्छा के अंदर क्या होता है? अच्छाई। बेईमान के अंदर क्या होता है? बेईमानी आदि को हम भाव कहते हैं। ठीक है, अच्छा, पर संज्ञा के पांच भेद हम ले लेते हैं। प्रकार तो तीन होते हैं, लेकिन हम यहां पर कितने लेंगे? दो और बढ़ा देंगे। जैसे आपने देखा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और जातिवाचक में हमने दो भेद दे दिया, द्रव्य और समूह। जातिवाचक के ही दो उपभेद हैं। जातिवाचक के दो उपभेद में आता है द्रव्य और समूह। तो दोस्तों, हमारे आज के पढ़ाने का ये विषय होगा, आगे हम इसको बहुत ही विस्तृत तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे आगे देखिए हम, अब देखिए यहां पर। ठीक है, जैसा कि कहा गया, किसी जाति, किसी द्रव्य, किसी गुण, किसी भाव, किसी व्यक्ति, किसी स्थान और क्रिया। देखिए दोस्तों, क्रियाओं का नाम भी संज्ञा होता है। सभी क्रियाओं को भाववाचक संज्ञा में रखते हैं। आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं।
अब जैसे पशु किसका नाम है? जाति का। सुंदरता किसका नाम है? गुण का। व्यथा, व्यथा क्या है? भाव है। मोहन क्या है? व्यक्ति है। दिल्ली क्या है? स्थान है। मारना क्या है? क्रिया है। अब यहां पर मारना, मारना भी संज्ञा है। वैसे तो मारना क्रिया है, लेकिन यहां मारना क्या है? भाववाचक संज्ञा है। दोस्तों ये समझेंगे, सभी क्रियाएं भाववाचक संज्ञा होती है दोस्तों। अब आगे देखेंगे, यह 5 प्रकार के होते हैं, जैसे कि हम पिछले में बताए हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक दोस्तों। अच्छा, एक बात और गौर करिएगा दोस्तों, जैसे कि व्यक्तिवाचक, सभी व्यक्तिवाचक एक वचन होते, सभी व्यक्तिवाचक क्या होते हैं दोस्तों? एक वचन होते हैं। सभी व्यक्तिवाचक एक वचन होते हैं, और सभी समूहवाचक को कहेंगे एक वचन माना जाता है, माना जाता है। एक वचन होते नहीं है, सभी समूहवाचक संज्ञाओं को एक वचन माना जाता है। शब्दों पर गौर करेंगे, माना, ठीक है। और जो द्रव्य होता है, द्रव्यवाचक हमेशा, यहां शब्द देखेंगे, हमेशा एक वचन होते हैं, होते हैं दोस्तों, गौर करेंगे। और भाववाचक हमेशा, हमेशा एक वचन होते हैं, और करेंगे। व्यक्तिवाचक एक वचन होता है, ठीक है, और समूहवाचक को एक वचन माना जाता है। जितने समूहवाचक संज्ञा है दोस्तों, परिवार, दर्शक, संघ, झुंड, गिरोह आदि को एक वचन हम मानते हैं, ठीक है। और द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक भी हमेशा एक वचन, यहां पर शब्द लगाएंगे, कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि कौन सी संज्ञा हमेशा एक वचन होती है, तो अभी हम बताएंगे आपको। जितने द्रव्यवाचक हैं दोस्तों, सब एक वचन। दूध द्रव्यवाचक है, सोना द्रव्यवाचक है, मिट्टी द्रव्यवाचक है, कपड़ा द्रव्यवाचक है, लकड़ी द्रव्यवाचक है, और इन सबों का नाम हमेशा एक वचन होता है। और भाववाचक संज्ञाएं भी हमेशा क्या होती है? एक वचन होती है। इनका बहुवचन कभी नहीं बनता है दोस्तों। व्यक्तिवाचक का बहुवचन नहीं बनता है, समूहवाचक का बहुवचन नहीं बनता है, द्रव्यवाचक का बहुवचन नहीं बनता है, भाववाचक का बहुवचन नहीं बनता है। बहुवचन सिर्फ जातिवाचक का बनाया जाता है। यहां पर आप गौर करेंगे, बहुवचन सिर्फ किसका बनता है? जातिवाचक संज्ञाओं का बनता है दोस्तों। समझने का प्रयास करेंगे, हमने कॉन्सेप्ट पकड़ा है और कॉन्सेप्ट से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। लिंग और वचन आगे आपका क्लियर होने वाला है, बड़ा अच्छा तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं एक वचन मानी जाती हैं, होती हैं, और समूहवाचक को एक वचन माना जाता है। द्रव्यवाचक और पदार्थवाचक हमेशा एक वचन होते। क्यों? अब बताइए, आप भाव को गिन पाएंगे? नहीं गिन पाएंगे, और जिसे आप गिन नहीं पाएंगे वो बहुवचन होगा ही नहीं, ठीक है। अच्छा, द्रव्य, द्रव्य कभी गिन पाएंगे दोस्तों? नहीं गिन पाएंगे। सोना, मिट्टी, कपड़ा, ये कभी गिन पाएंगे? दूध नहीं गिन पाएंगे। पदार्थ को कभी गिना नहीं जा सकता है, इसलिए हमेशा एक वचन होगा। और समूह को भी गिना नहीं जाता है, समूह को एक मान लिया जाता है। जैसे कई गाय आ रही हैं तो आप कह देंगे झुंड आ रहा है, कई साधु आ रहे हैं कहेंगे टोली आ रहा है, कई खिलाड़ी हैं कहेंगे टीम है, ठीक है। कई तारे हैं तो आप कहेंगे क्लस्टर है, कई राज्य हैं तो आप कहेंगे संघ है, कई लोग हैं तो आप कहेंगे भीड़ है। इसे कभी गिना जाता? नहीं गिना जाता है, इनको हमेशा एक वचन मान लिया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आपने इसे भी समझा कि हमेशा इनका एक वचन होता है, ठीक है। और सभी द्रव्यवाचक हमेशा पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। अब आगे समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए,
व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, फिर समझाने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। जिन शब्दों से जिन शब्दों से विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष वस्तु का नाम पता चले, जैसे जयपुर शहर का नाम है, दिल्ली शहर का नाम है, भारत देश का नाम है, रामायण पुस्तक का नाम है, अमेरिका देश का नाम है, राम व्यक्ति का नाम है, श्याम व्यक्ति का नाम है, अफ्रीका देश का नाम है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम व्यक्तिवाचक बोलते हैं। कहने का मतलब शहरों का नाम, देश का नाम, पुस्तक का नाम, व्यक्ति का नाम, महिलाओं का नाम, पुरुषों का नाम, लड़कों का नाम, लड़कियों का नाम, नदियों का नाम, पर्वतों का नाम आदि व्यक्तिवाचक संज्ञा होती। व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमेशा हम क्या लेते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम नाम लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर थोड़ा सा हम दिखाने का प्रयास करेंगे आपको। ठीक है, देखिए जैसे आप यहां पर देख रहे हैं व्यक्ति के नाम, जैसे राम, मोहन, सीता, कालू, ये सब क्या है? व्यक्तियों के नाम, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसी तरह से दिशा, दिशा में पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये सब क्या नाम है? ये सब नाम किसके हैं? ये सब नाम है दिशा के, ये भी व्यक्तिवाचक हैं। देश के नाम, जैसे भारत, चीन, जापान, अमेरिका, देश का नाम है, ये भी व्यक्तिवाचक है। उसी तरह से राष्ट्रीय जातियां, जैसे भारतीय, चीनी, जापानी, दक्षिण भारतीय, अमेरिकी, ये सब क्या है? बिहारी, ठीक है, बिहारी कहा जाए। ठीक है, तो ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। नदियों का नाम, जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, घाघरा, सरयू, ये सब क्या है? नदियों का नाम है, व्यक्तिवाचक में आएगा। उसी तरह से समुद्रों का नाम, जैसे अरब सागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, लाल सागर, ठीक है, दक्षिणी चीन सागर, ठीक है, भूमध्य सागर, ठीक है। तो खाड़ियों का नाम, समुद्रों का नाम, बंगाल की खाड़ी, अदन की खाड़ी, ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी, अरब की खाड़ी, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक के नाम है। और पर्वतों के नाम, पर्वतों में अरावली है, हिमालय है, विंध्याचल है, ये सभी नाम है ना। उसी तरह से नगरों के नाम, जयपुर, अजमेर, पटना, दिल्ली, गोरखपुर, बस्ती, खलीलाबाद, संत कबीर नगर, आजमगढ़, जौनपुर, ठीक है, दिल्ली, ठीक है, मेरठ, बागपत, पटना, बिहार, ये सब क्या है? ये सब शहर और राज्य के नाम है। तो ये सब क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसी तरह समाचार पत्र, जितने समाचार पत्र है, जैसे दैनिक जागरण पत्रिका, दैनिक जागरण, हरिजन, महात्मा गांधी ने पत्रिका चलाया हरिजन, हरिजन पत्रिका क्या है? व्यक्तिवाचक का उदाहरण है। ठीक है, अमर उजाला, ठीक है, आज, ठीक है, ये सब समाचार पत्र है। तो जैसे गोरखपुर में एक पत्रिका निकलता है कल्याण, ये भी किसका उदाहरण? व्यक्तिवाचक संज्ञा का। उसी तरह से भास्कर, हिंदुस्तान टाइम्स। अच्छा, पुस्तकों के नाम, जैसे रामायण हम जान रहे पुस्तक का नाम है, रामचरितमानस पुस्तक का नाम है, मेघदूत कालिदास लिखे हैं पुस्तक का नाम है, बाइबिल, कुरान, गीता, भगवत गीता, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ जैसे है त्रिपिटक, विनय पिटक, सुक्ति पिटक, ठीक है। तो ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अच्छा, दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये भी किसका उदाहरण है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का। उसी तरह से महीनों का नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, फागुन, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सब किसके उदाहरण है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के। उसी तरह से ग्रह, ग्रह में नक्षत्रों का नाम, जैसे आप पढ़े होंगे नक्षत्र होते हैं, पूसा, हथिया, ये सब कहा जाता है, क्योंकि इसका ज्यादा यूज नहीं होता है इस समय, तो ये भी नक्षत्रों का नाम। उसी तरह से पृथ्वी ग्रह का नाम है, चंद्रमा उपग्रह का नाम है, मंगल उपग्रह का नाम है, सूर्य तारों का नाम है। तो ये सब भी क्या होंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। त्योहारों के नाम, जैसे होली, दीपावली, ईद, ये सब क्या है? त्योहारों के नाम है। तो त्योहारों के नाम भी क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं दोस्तों। तो आपने जाना कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में कौन कौन आते हैं। ठीक है,
तो सर हमने आपको प्रयास किया व्यक्तिवाचक संज्ञा समझाने का। एक संज्ञा कंप्लीट हुआ, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा के हमने उदाहरण दिए, ठीक है। अब देखेंगे भाववाचक संज्ञा, बहुत महत्वपूर्ण संज्ञा है भाववाचक। देखिए भाव, एक गौर करेंगे, ये तो न दिखाई देता है, इसे न तो हम टच अर्थात छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, और न तो हम इन्हें गिन सकते हैं। इससे सिद्ध होता है कि भाववाचक संज्ञाओं का वचन हमेशा एक वचन, ठीक है। अब गौर करेंगे भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा के शब्द किसी गुण को, दोष को, भाव को अथवा दशा का बोध होता है, ठीक है। अर्थात जैसे बचपन, जवानी, बुढ़ापा, भला, महता, सुंदरता, ठीक है, सत्य, कोमलता आदि इसके उदाहरण है भाववाचक संज्ञा के। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे आपको भाववाचक संज्ञा समझाने का। जैसे कि यहां पर आप देखेंगे, देखिए शब्द और भाववाचक संज्ञा बहुत महत्वपूर्ण चीज है, समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। जैसे कहा गया अच्छा, जिसके अंदर अच्छाई होगी उसी को अच्छा कहा जाएगा। अपना, जिसके अंदर अपनत्व होगा उसे अपना कहेंगे। अरुण, अरुणिमा, लाली, अगर किसी के अंदर लाली है तो उसे अरुण कहा जाता है। जिसके अंदर घमंड है उसी को अहंकार बोला जाएगा, ठीक है। अमर, जिसके अंदर अमरता है। आलसी, जो आलस्य करता है। आस्तिक, जिसके अंदर आस्तिकता है। ईश्वर, जिसके अंदर ईश्वरत्व है। उदासीन, जिसके अंदर उदासीनता है। उपयोगी, जो उपयोगिता है। उभरना, जिसके अंदर उभार है। उलझाव है, रिजुता है, कंजूसी है, कठोर है, कमी है, कमजोरी है, कमी है, कर्तव्य है, कालिमा है, कांति है। समझेंगे? जैसे मान लिया जाए मीठा है, सॉरी मीठा है। मीठा को मीठा क्यों कहा गया? क्योंकि अंदर, उसके अंदर क्या है? मिठास है। चतुर है, किसी को चतुर क्यों कहा गया? उसके अंदर क्या है? चतुराई है। किसी को अच्छा क्यों कहा गया? क्योंकि उसके अंदर क्या है? अच्छाई है। किसी को बूढ़ा क्यों कहा गया? क्योंकि उसके अंदर क्या है? बुढ़ापा है, बुढ़ापा, ठीक है। किसी को बुद्धिमान क्यों कहा गया? उसके अंदर क्या है? बुद्धि, बुद्धिमानी है। गौर करेंगे, कहने का मतलब किसी व्यक्ति वस्तु के अंदर जो गुण विद्यमान होता है वही गुण भाववाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। वही गुण किसके उदाहरण होते हैं? भाववाचक संज्ञा के। मरचा तीखा होता है क्योंकि उसके अंदर तीखापन होता है। नींबू खट्टा होता है क्योंकि उसके अंदर खट्टापन होता है। एक दुष्ट के अंदर दुष्टता होता है। एक ईमानदार के अंदर ईमानदारी होती है। एक अभिमानी के अंदर अभिमान होता है। एक सुंदर व्यक्ति के अंदर सुंदरता होती है। एक विशाल चीज के अंदर विशालता होती है। कोई चीज कठोर है क्योंकि उसके अंदर कठोरता है। कोई चीज कोमल है क्योंकि उसके अंदर कोमलता है। कोई चीज चतुर है क्योंकि उसके अंदर चतुराई है, ठीक है। अर्थात किसी वस्तु व्यक्ति के अंदर जो गुण विद्यमान होता है उसी को भाव कहते हैं। और भाववाचक संज्ञाएं हमेशा क्या होती है दोस्तों? हमेशा एक वचन होता। तो आपने भाववाचक संज्ञा को समझने का प्रयास किया। और सभी क्रियाएं भी भाववाचक संज्ञा होती हैं। सभी क्रियाएं भी भाववाचक संज्ञा होती। अब देखिए द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक, जब किसी संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य, द्रव्य मतलब पदार्थ, द्रव्य मतलब पदार्थ का बोध हो, ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी, लोहा, तेल, घी, दाल। अब कहेंगे सर पदार्थ क्यों है? अब देखिए
पानी पदार्थ है ना। अर्थात पदार्थ वह चीज होते हैं, वह वस्तु होते हैं जो इस प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, अर्थात जिसे बनाई नहीं जाती है, जिसे प्रकृति ने स्वयं बनाया। ठीक है, तो पानी हुआ, लोहा हुआ, तेल हुआ, घी हुआ, दाल हुआ। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा गौर करेंगे पदार्थवाचक संज्ञाओं के बारे में। देखिए, जैसे कि हमने यहां पर समझाने का प्रयास किया, देखिए वह शब्द जो किसी वस्तु की द्रव्यता का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक कहते हैं, अर्थात पदार्थवाचक कहते हैं। वह शब्द जो वस्तु के तरल, ठोस, अधातु, धातु, खनिज आदि को बताते हैं वो भी पदार्थवाचक होते हैं। अब यहां पर आपने देखने का प्रयास किया, गैसी पदार्थ जैसे हवा पदार्थवाचक, ऑक्सीजन पदार्थवाचक, कार्बन डाइऑक्साइड पदार्थवाचक है, धुआं पदार्थवाचक है, नाइट्रोजन पदार्थवाचक है, हीलियम। कहने का मतलब वो सभी वस्तुएं जो गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं, वायु, वायु भी पदार्थ है, हवा, हवा भी पदार्थ है, ऑक्सीजन भी पदार्थ है, नाइट्रोजन भी पदार्थ है, धुआं भी पदार्थ है। कहने का मतलब वो सभी वस्तुएं पदार्थ हैं जो गैसीय अवस्था में या वायु अवस्था में। अगर कहीं लिख दिया जाए प्राण, अब बताइए प्राण कौन सा संज्ञा है? अब कहेंगे प्राण वायु को कहते हैं, इसलिए पदार्थवाचक। ठीक है, अगर कहीं लिखा है हवा, अगर पूछा जाए हवा कौन सी संज्ञा है तो कहेंगे अब पदार्थ होगा, क्योंकि यह क्या है, वायु अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, उसी तरह से तरल पदार्थ जैसे दूध, तेल, घी, पानी, दही, जूस, डीजल, पेट्रोल, ये सब क्या है, सब द्रव है। जितने द्रव हैं सभी पदार्थ होते। देखिए, दूध द्रव है, तेल द्रव है, घी द्रव है, पानी द्रव है, दही द्रव है, जूस द्रव है, डीजल द्रव है, पेट्रोल, शराब, मधु, शरबत, पेप्सी, ठीक है, मट्ठा, ये सब क्या, सब द्रव है। पानी, सभी द्रव क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं। और सभी द्रव को हमेशा एक वचन रखते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। अच्छा बताइए, इन्हें आप गिन पाएंगे? पानी को गिन सकते हैं? नहीं, इसलिए हमेशा एक वचन। तेल को गिन पाएंगे? नहीं, हमेशा एक वचन। घी गिन पाएंगे? नहीं, हमेशा एक वचन। पानी गिन पाएंगे? नहीं, एक वचन। दही गिन पाएंगे? जूस गिन पाएंगे? डीजल गिनेंगे? पेट्रोल गिनेंगे? नहीं, इसलिए इन्हें कभी गिना नहीं जाता है, ये हमेशा एक वचन मान लिए जाते हैं। ठीक है, और सभी पदार्थों को हमेशा पुल्लिंग माना जाता है। ये लिंग में क्या होते हैं, पुल्लिंग। इस कॉन्सेप्ट को पकड़िएगा दोस्तों। आप कोई एग्जाम देते हैं तो कॉन्सेप्ट वाइज ही प्रश्न करते हैं, जो बच्चे रटते हैं बहुत ज्यादा तो सब लाभ नहीं होता है दोस्तों, समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप यहां देखेंगे जितने पदार्थ हैं एक वचन होते हैं और सभी पदार्थ पुल्लिंग होते हैं। कुछ पदार्थ अपवाद स्वरूप स्त्रीलिंग होंगे, उन्हें हम आपको लिंग और वचन वाले चैप्टर में क्लियर करें। ठीक है, तो आपने देखा, अच्छा जितने धातु हैं, चाहे धातु हो चाहे अधातु हो, सब पदार्थ, जैसे हीरा, चांदी, सोना, चांदी, पीतल, प्लेटिनम, तांबा, कोयला, तांबा, कोयला, ये सभी क्या है, धातुएं हैं। ये सब भी पदार्थ, हीरा भी पदार्थ है, चांदी भी पदार्थ है, सोना भी पदार्थ है, चांदी भी पदार्थ है, पीतल भी पदार्थ है, प्लेटिनम भी पदार्थ है, तांबा भी पदार्थ है, कोयला भी पदार्थ है। यहां तक कि देखिए मिट्टी, मिट्टी को भी किस में रखते हैं, पदार्थ में रखते हैं। उसी तरह से कपड़ा, कपड़ा को भी किस में रखते हैं, पदार्थ में रखते हैं। उसी तरह से लकड़ी, लकड़ी, लकड़ी को भी किस में रखते हैं, पदार्थ में रखते हैं। ठीक है, उसी तरह से पत्थर, पत्थर को भी किस में रखेंगे, पदार्थ में रखेंगे। ठीक है, उसी तरह से कोई भी वस्तुएं होती हैं जिनसे कोई वस्तु, मिट्टी से बर्तन बनाए जाते हैं, कपड़ा से
शर्ट आदि बनाए जाते हैं, लकड़ी से फर्नीचर बनाए जाते हैं, पत्थर से कई वस्तुएं बनाई जाती हैं। तो जिनसे कोई वस्तुएं बनाई जाती हैं दोस्तों, वो भी पदार्थ होता है। यहां पर गौर करेंगे पदार्थवाचक संज्ञा में। ठीक है दोस्तों, अब थोड़े से पदार्थ के उदाहरण हम देखते हैं। ठीक है, पदार्थ के कुछ उदाहरण हम देखते हैं, जैसे कि द्रव्य कुछ उदाहरण, जैसे गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले ऑक्सीजन, धुआं आदि, नाइट्रोजन पदार्थ, दूध आदि तो पढ़वे किए हैं। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण देखेंगे, जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण, जैसे मैंने हीरे की अंगूठी पहनी है। यहाँ पर हीरा आ गया, क्या है? पदार्थवाचक। यहाँ पर अंगूठी जातिवाचक। अंगूठी किसका बना हुआ है? हीरा का। अंगूठी किसका बना हुआ है? हीरा का। कॉन्सेप्ट जानेंगे कि जब कोई वस्तु जिसकी बनी होती है, जिसकी बनी होती है उसे हम पदार्थ मानते हैं। अब यहां पर हीरे, अब कहेंगे सर पदार्थ का बहुवचन तो नहीं बनता है, लेकिन यहां हीरे कह दिया, तो यहां जब पदार्थ का बहुवचन बनता है तो वह संख्या नहीं बताता है दोस्तों, प्रकार बताता है। जैसे हीरे कह दिया तो हीरे का प्रकार हो गया। ठीक है, नीला हीरा, सफेद हीरा, लाल हीरा, हरा हीरा। कहने का मतलब हीरे की जो वैरायटियां होती उसको बता रहा है। अच्छा, फल खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा। यहां पर देखिए फल पदार्थ का काम कर, ठीक है। हालांकि फल एक्चुअली में देखा जाए तो जाति रहेगा, लेकिन यहां काम कर रहा है पदार्थ। शादी में सोने के गहने, गहने किसके बनते हैं? सोने के, सोना पदार्थ है। चांदी के आभूषण, आभूषण किसके बनते हैं? चांदी के, पदार्थ है। उसी तरह से कल मैं बाजार में आम लाया। अब यहां पर थोड़ा सा गलत उदाहरण दिया है, आगे गौर करेंगे और भी उदाहरण देखेंगे। सोना चांदी आभूषण, कल बाजार से सोने के भाव, सोना। यहाँ पर दूध, दूध पी के सो गया। आज हलवे में चीनी, यहाँ हलवे, हलवा पदार्थ का काम किया गया, क्योंकि हलवा यहाँ पर खाने का काम कर रहा है। ठीक है, उसी तरह से ऑक्सीजन, उसी तरह से हवा, उसी तरह से ऑक्सीजन, ठीक है, उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड, उसी तरह से नाइट्रस ऑक्साइड, उसी तरह से हीलियम। यहाँ पर उस डॉक्टर ने मौसम्बी, मौसम्बी जूस, जूस किसका बना हुआ? मौसम्बी का। यहाँ मौसम्बी पदार्थ का काम करेगा। अखरोट, यहाँ अखरोट पदार्थ का काम कर रहा है। दूध, दूध पदार्थ का काम कर रहा है दोस्तों। तो यह सब पदार्थवाचक संज्ञा के उदाहरण है दोस्तों। ठीक है, अब आगे आइए देखते हैं। आपने पदार्थवाचक को समझा, अब थोड़ा सा प्रयास करेंगे जातिवाचक संज्ञा को समझने का। किसको? जातिवाचक संज्ञा का दोस्तों। अब लिखेंगे जिस शब्द से किसी प्राणी वस्तु की समस्त जाति का, समस्त का मतलब यहां पर सकल, जब हिंदी का कोई शब्द इस पृथ्वी पर या इस ब्रह्मांड के कुल संख्या का बोध कर, वो जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा में जैसे घोड़ा जानवर है, अर्थात सभी जानवर क्या होते हैं? सभी जानवरों का नाम जातिवाचक होता है। जैसे कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, हाथी, ठीक है, गधा, लोमड़, ठीक है, भेड़िया, ये सभी क्या है? सब जातिवाचक। इस पृथ्वी पर जितने जानवर हैं सब जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। जंगल में जाइए, शेर, चीता, भालू, बाघ, कुत्ता, लोमड़ी, सांप, गीदड़, ठीक है, गेंडा, घोड़ा, मृग, ये सब जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। उसी तरह से फूल, सभी फूलों का नाम जातिवाचक होता है। सभी फूलों का नाम क्या होता है दोस्तों? जातिवाचक होता है। जैसे कमल, गुलाब, चमेली, रातरानी, ठीक है, गुलाब, चमेली, रातरानी, कमल, ठीक है, लिली, ठीक है, कुमुदनी, ये सभी नाम फूलों का नाम दिया है तो जातिवाचक कह दीजिए। मनुष्य, मनुष्य जैसे बालक, लड़का, लड़की, आदमी, औरत,
ये सभी किसके उदाहरण है? जातिवाचक के। वृक्ष, जितने वृक्ष होते हैं सभी वृक्ष किसके उदाहरण? जातिवाचक के। जैसे अशोक, बबूल, आम, इमली, लीची, अखरोट आदि सभी नाम क्या है? जातिवाचक। उसी तरह से पर्वत, सभी पर्वत शब्द जातिवाचक है। नदी, नदी क्या है? जातिवाचक है। कोई वस्तु हो, कोई वस्तु, वस्तु क्या होता है? जो पदार्थों से बना। वस्तु क्या होता है? जो पदार्थों से बना होता है। जैसे अंगूठी, आभूषण, अंगूठी, आभूषण, कार, टीवी, मोबाइल, कुर्सी, मेज, दरवाजा, तख्ता, ईंट, पत्थर, मकान, घर, ये सब किसके उदाहरण हो जाएंगे? पंखा, कूलर, पेन, बोर्ड, ठीक है, शर्ट, पैंट, धोती, कुर्ता, ये सब वस्तुएं हैं ना। जो वस्तुएं पदार्थ की बनी हुई है वो सभी वस्तुएं किसका उदाहरण हो जाएंगी? जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञाओं का बहुवचन बनाया जाता है और किसी भी संज्ञा का बहुवचन नहीं बनाया जाता। बताएंगे आगे हम आपको जब लिंग और वचन बताएंगे, ठीक है। अब आगे गौर करेंगे, जातिवाचक संज्ञाओं का समझने का थोड़ा सा बहुत सरल प्रयास करेंगे। देखिए, वस्तु, कार, मोबाइल, टीवी, पुस्तक, ये सब किसके उदाहरण है? जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण। उसी तरह से स्थान, पहाड़, तालाब, गांव, शहर, ये सब किसके उदाहरण है? जातिवाचक। उसी तरह से प्राणी, प्राणी, जीव जंतु, जैसे पुरुष, स्त्री, गाय, शेर, ये सब किसके उदाहरण है? जातिवाचक के, ठीक है। अब देखेंगे जातिवाचक में वो सभी आते हैं जितने पेड़ हैं, पेड़, पत्ती, फल, फूल, घर में जितने सामान है, कोई सामान घर का हो, दरवाजा है, मेज है, कूलर है, फैन है, किचन में जितने सामान है, यूटेंसिल जैसे करछुल है, ठीक है, चौका है, बेलन है, चूल्हा है, कढ़ाई है, गिलास है, लोटा है, थरिया है, थाली है, ठीक है, ये सभी जातिवाचक जानना चाहिए, ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञाओं में जाना वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के नाम को हम जातिवाचक संज्ञा में रखते हैं। अब आइए दोस्तों, हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे समूहवाचक संज्ञा को जानने का। आपका पांचवा क्या हो गया? व्यक्तिवाचक हो गया, द्रव्यवाचक हो गया, समूहवाचक हो गया, पदार्थवाचक हो गया। अच्छा दोस्तों, समझने का प्रयास किया जाता, थोड़ा सा लंबा वीडियो जाएगा, लेकिन आप ध्यान देंगे, आपके पढ़ाई के लिए बहुत ही बेटर है, बहुत ही अच्छा है। कॉन्सेप्ट देखना चाहिए, इन्हीं सब कॉन्सेप्ट पर वो प्रश्न बनाते हैं, ठीक है। अब देखेंगे समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। अब देखेंगे जब किसी संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु, व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो। समूह का मतलब समझी रहे सर? कलेक्शन, संग्रहण, ठीक है। अब तब हम उससे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे परिवार, परिवार क्या है? समूह है। एक परिवार में कम से कम 4, 5, 2, 3, 4 लोग रहबे करेंगे, तो उन चारों लोगों को मिला करके परिवार का। जैसे कक्षा, एक कक्षा होता है, एक उसमें कितने लोग होते हैं? हाई स्कूल में पढ़े होंगे, 10, 20, 40, 50 सभी बच्चों को मिला करके क्लास या कक्षा बोलते। सेना है, सेना जानते हैं, सेना में थल सेना, वायु सेना, जल सेना, पैदल सेना, वाटर सेना, ठीक है। इन सबको मिला करके सेना कहा जाता है। भीड़, आप बाजार में देखते होंगे 10, 20, 50 लोग खड़े हैं, सबको मिलाकर क्या कह दिया जाता है? भीड़। अर्थात हम इनको समूह में बोल देते हैं। और गौर करिएगा, सभी समूह एक वचन माना जाता है, होता नहीं है। सभी समूहवाचक संज्ञाएं क्या होती है? एक वचन मानी जाती है। थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे दोस्तों, थोड़ा सा
आप ध्यान दीजिएगा, देखिए सपोज करिए प्रश्न बना लिया इसको लेकर के, कहा एक प्रश्न यहां लिख दिया जाए दूध। अब जानते हैं यह समूह है, यह समूह है, यह समूह है और यह पदार्थ है। आपसे प्रश्न किया कि बताइए इसमें से किसे एक वचन नहीं माना जाता है, माना नहीं जाता है। तो कहेंगे कक्षा को एक वचन माना जाता है, सेना को माना जाता है, भीड़ को माना जाता है। दूध को एक वचन माना नहीं जाता है, दूध हमेशा एक वचन। ठीक है, गिन पाएंगे दूध को? नहीं। इन्हें हम गिन सकते हैं लेकिन गिनेंगे नहीं, मान लेंगे। भीड़ को गिन लेंगे ना, सेना को गिन सकते हैं ना, कक्षक में बच्चे कितने गिन सकते हैं ना, लेकिन हम गिनेंगे नहीं, इन्हें मान लेंगे एक वचन, इन्हें हम मान लेंगे, लेकिन दूध को गिन ही नहीं पाएंगे, इसलिए हमेशा एक वचन होता है, ऐसा माना जाता है। उसी तरह से एक प्रश्न और हम आपसे करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। जैसे आपसे हमने कर दिया, जैसे हमने आपसे कह दिया लिख दिया जाए दूध, लिख दिया जाए घी, लिख दिया जाए हवा। ठीक है, हवा। ठीक है, और लिख दिया जाए संघ। अब पूछा जाए कि बताए इसमें से किसे एक वचन माना जाता है, किसे एक वचन माना जाता है। तो दूध को एक वचन माना जाएगा? नहीं, ये हमेशा एक वचन। घी को एक वचन माना जाएगा? नहीं, हमेशा एक वचन। हवा को एक वचन माना जाता? नहीं, हमेशा एक वचन। और संघ को एक वचन मानते हैं, क्योंकि संघ को गिन सकते हैं, गिनेंगे नहीं, एक मान लिया जाए। ठीक है, ऐसे प्रश्न आते हैं, जब आप कॉन्सेप्ट पर हमारे गौर करेंगे तो बड़ा आसानी से आप जवाब दे पाएंगे, कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़े आसानी से, सरलता से, सहजता से चीजों को समझने का प्रयास करेंगे, समझ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न अभी सपोज करिए, इसे थोड़ा सा और घुमा करके क्वेश्चन कर दिया जाए। जैसे कहा जाए, यहां पर दे दिया जाए पुलिस। ठीक है, पुलिस, सेना, दर्श, अच्छत, अच्छत, और एक दे दिया जाए आपको कोई शब्द दे दिया जाए जैसे कपड़ा। अब आपसे प्रश्न किया जाए, आपके पास 4 विकल्प, हमने प्रश्न किया कि बताइए किसे हमेशा एक वचन मानते हैं। अब आप देखेंगे, कहेंगे सब एक वचन है, पुलिस एक वचन है, सेना एक वचन है, अच्छत बहुवचन है और कपड़ा भी एक वचन है। अब कई लोग दिक्कत में आ जाएंगे, अच्छत, अच्छत हमेशा बहुवचन होगा, अच्छत कभी एक नहीं होता है, अभी हम बताएंगे कॉन्सेप्ट से। तो कहेंगे पुलिस एक वचन मानते हैं, सेना को एक वचन मानते हैं, अच्छत एक वचन होता नहीं है, तो कपड़ा ऐसा है जो हमेशा एक वचन। कपड़ा को कभी गिन पाएंगे? नहीं, मापेंगे, तौल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते, तो ये हमेशा एक वचन होता है। अब समूहवाचक के कुछ उदाहरण हम आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। समूहवाचक के कुछ उदाहरण हम आपके सामने रख सकते हैं। देखिए, जैसे समाज समूहवाचक, सस्ता समूहवाचक है, कर्मचारी समूहवाचक है, टीम समूहवाचक है, जनजाति समूहवाचक है, वायुयान समूहवाचक है, यहाँ पर सेब भी समूहवाचक का, तीर समूहवाचक, आम हालांकि फल है जातिवाचक है, थोड़ा सा दिक्कत यहाँ होगा, दोस्त ये भी गलत है, चीटियां यहाँ समूह का काम कर रही है। ठीक है, कहने का मतलब एक साथ रहने वाले सभी लोगों का समूह समाज कहलाता, समाज समूह है। उसी तरह से
एक उद्देश्य से जुड़े लोगों का समूह दस्ता कहलाता। जब कोई चीज एक उद्देश्य से, यहां पर हमने व्याख्या किया है, कर्मचारी, किसी कंपनी में काम करने वाले लोगों का समूह कर्मचारी कहा जाता है। खेल से जुड़े हुए लोगों का समूह टीम कहलाता है। किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों का समूह जनजाति कहलाता है। जिनके पास पंख होती है उनके समूह को वायुयान बोलते हैं। एक प्रकार के फल का समूह होता है सेब। ठीक है, उसी तरह से तीर है, यहां पर गलत दे दिया, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा तो इसे हम हटा दे रहे हैं। ठीक है, इसे नहीं समझा रहे हैं। अब पंछी भी एक समूह है, जो लोग समूह में उड़ते हैं, सभी चिड़ियों का समूह पक्षी कहलाता है। ठीक है, तो इसे भी समझने का आप प्रयास करेंगे। कहने का मतलब समूहवाचक संज्ञाओं में आप देखेंगे। अब देखिए यहां पर कहा गया है मुझे दर्जन, दर्जन क्या है? केलों का समूह है। असेंबली, असेंबली क्या है? जहां नेता लोग बैठते हैं वो हाल है। मेरे गांव का मेला, मेला क्या है? कई लोग मिल करके मेला बनाते हैं। कच्चा क्या है? कई बच्चे मिल करके। ठीक है, परिवार क्या है? कई लोग मिल करके परिवार। गुच्छा, जैसे कई अंगूर को मिलाकर क्या बोले? गुच्छा। कई चाबी को मिलाकर क्या कहेंगे? गुच्छा। ठीक है, सो में देखने का समूह भीड़, भीड़ जहां लोग जुटते हैं। जंगल, जंगल में झुंड, झुंड क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। रमेश को मारने के लिए कल एक झुंड, झुंड समूहवाचक संज्ञा है। गुच्छा समूहवाचक संज्ञा है। गुलदस्ता या गुच्छा, झुंड, जनता, ठीक है, पुलिस, परिवार, ठीक है, भीड़, सेना, बाजार, दर्जन, टीम। ठीक है, कहने का मतलब ये सब क्या है? कक्षा, टीम, ये सब समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है। जैसे आपके पास लिख देगा रमेश को मारने के लिए कल एक झुंड आया। झुंड क्या है? समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, तो आपने देखा ये सब समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, आपने देखा व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, आपने जाना जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, आपने जाना भाववाचक संज्ञा क्या होता है, आपने जाना पदार्थवाचक संज्ञा क्या होता है, आपने जाना समूहवाचक संज्ञा क्या होता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, यहां पर एक चीज और होता है दोस्तों, जैसे कुछ संज्ञाएं भाववाचक बनाई जाती हैं। देखिए कभी कभी सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना, किससे? सर्वनाम से। अर्थात सर्वनाम से भी भाववाचक, जैसे मान लीजिए अपना, अपनापन भाववाचक। मम, मम से ममता। सर्व, सर्व से सर्वस्व। आप, आप से आपा। ठीक है, ये सब सर्वनाम है, गौर करेंगे। अपना, मम, सर्व, आप सर्वनाम है। इनसे क्या बना है? भाववाचक संज्ञाएं बनी है दोस्तों। ठीक है, इन सब से क्या बनी है? भाववाचक संज्ञाएं बनी है। अब देखिए अव्यय से भी भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती है। अव्यय से, जैसे समीप से सामीप्य, साबास से साबसी, वाह वाह से वाहवाही, धिक से धिक्कार। यहां ये भाववाचक संज्ञाएं हैं और ये क्या है? अव्यय है। तो अव्यय से भी भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं दोस्तों। ठीक है, कहने का मतलब कहीं कहीं भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती है दोस्तों। तो ये सब गौर करेंगे, एग्जाम में हम आपको समझाने का प्रयास किए। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा से भी भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है। किससे? जातिवाचक। जैसे पशु जाति है, पात्र जाति है, बच्चा जाति है, नारी जाति है। अब इनसे भी संज्ञाएं बनी है, कौन सी? भाववाचक। पशु से पशुता, पात्र से पात्रता, बच्चा से बचपन, नारी से नारीत्व। ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है दोस्तों। ये सब किसके उदाहरण है? भाववाचक संज्ञा के। अब आगे देखेंगे, ये सब मत कहने का मतलब आपने देखा कहीं कहीं क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। किससे? क्रियाओं से। ठीक है, जैसे खोजना से खोज, पीटना से पिटाई, बुलाना से बुलावा, कूदना से कूद। ये सब भाववाचक संज्ञा है और ये सब क्रियाएं हैं दोस्तों। तो आशा है कि आपको हमारा संज्ञा अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग है बट आपको समझाने का हमने प्रयास किया है।
ताकि आपको थोड़े थोड़े टुकड़ों में न बताया जाए। ठीक है, सबको हमने समेटने का प्रयास किया है। आप एक बार मेरे वीडियो को देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय श्री राम, धन्यवाद।